तो बोला तुमको 1 सीट चाहिए या 6 सीट चाहिए? बोला 1 चाहिए। तो बोला 1 कर लो। अरे तो तुम सिलेक्शन के लिए क्यों पढ़ रहे हो? अरे तुम टॉपर के लिए क्यों नहीं पढ़ रहे हो? समझ रहे हो बात? यही सोचना है आपको। मैं सिलेक्शन के लिए क्यों पढ़ूं, मैं टॉपर के लिए क्यों ना पढ़ूं? तो बीच में तो लटक ही जाओगे। अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे तो फिसल सकते हो, इसलिए टॉपर के लिए पढ़ो। बोला 1 सीट ले लो तुम, तुम्हारा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सोचना पड़ेगा, वैसा ही मेहनत करना पड़ेगा। और क्या बताऊं, बिल्कुल सही बात निकली और उस 6 सीट का टॉपर मैं ही था। इसके बाद वो नौकरी ज्वाइन किया तो लगा कि अब जो है, पहले होता है नौकरी कर लो, फिर लगता है कि अब छोड़ देते हैं, अब यूपीएससी क्या करते हैं, अब नौकरी पा ली। लेकिन क्या होता है ना, कोई मेंटोर जो होता है, जो कोई गुरु होता है ना आपका, वो आपको पुश करते रहेगा। तुम तो ये सोचा था, यही करना है, तो फिर आगे बढ़ा और फिर टाइम लिया। नौकरी करते हुए इन चीज़ों को किया। अब वो पहला जो मेरी जॉब हुई थी वो बिहार गवर्नमेंट में हुई थी। वहाँ भी मैं हाई स्कूल का टीचर बना था। 4 दिन नौकरी करके रेजिग्नेशन लिख करके चला गया था। जब आपको मेहनत कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो लगेगा कि कुछ भी कर लेंगे। फिर मतलब अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने आप को, कि हम कर ही लेंगे। दूसरा जॉब ये हुआ दिल्ली गवर्नमेंट में। तीसरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे इधर सीजीपीएससी है वैसे ही बीपीएससी होती है। 2010 यूपीएससी के रिजल्ट आने के पहले उसमें भी, वहाँ भी बोलता है कि अरे यार इसमें किसी का होता ही नहीं है। बोला क्यों नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ। जब इंटरव्यू देने जा रहा था तो वहाँ की स्थिति कुछ और थी 2010 की। बोला ये सारे सीट बिक गए, ऐसा कॉन्फिडेंस लूज करता है लोग आपको, अरे तुम्हारा होगा ही नहीं। मैं भी गलती से, शाम का टाइम था, एक दोस्त मिला, बोला चलो उसके पास से चाय पी के आते हैं। तो बोले चलो भाई चलते हैं। तो चले गए। इतना मतलब डिमोटिवेट हो गया वहाँ पे। बोला अरे वो तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। पता नहीं मेरे अंदर भी कहाँ से कॉन्फिडेंस आया। मैं बोला सुन लीजिए, कुछ भी होता है, 1 सीट किसी का नहीं जाता है, और याद रखिएगा टॉपर मैं ही होऊंगा। आज लिख लीजिए आप। हमें चल दिया बोल करके, पता नहीं 20 दिन के बाद रिजल्ट आया तो वही पहले फोन भी किया कि तुम टॉपर ही हो गए। तो मैं बिहार पीसीएस में भी टॉपर रहा। इसके बाद यूपीएससी हो गया सेम ईयर, और आज आपके बीच हूँ। इसलिए आप देख लीजिए कि कहीं भी कोई पैसा पीछा किया क्या, नहीं किया। परिवार, जब आपने आगे बढ़ाया तो आपके साथ परिवार भी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे गुरुजी लोग आगे पीछे पीछे पुश करते रहे, बेटा तुम करो करो करो। तो वही चीज़ आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि कभी घबराना मत इन चीज़ों से, कि ये होती है वो होती है, नहीं। सबसे ज़्यादा जो सक्सेस का रेशियो है ना, वो मिडिल जो क्लास के लोग हैं उनका होता है। हौसला नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। जमीन पे रहो, दौड़ोगे, पहले चलोगे, फिर दौड़ोगे, फिर जब आएगा तो उसी पे रनवे बनेगा और फिर टेक ऑफ हो जाओगे। ठीक है? अगर डायरेक्ट टेक ऑफ लोगे, फ्यूल तो खत्म हो ही जाएगा, तो लैंड करने नहीं आएगा तो क्रैश भी हो सकते हैं। ठीक है? इसलिए इसको ध्यान रखना है, इस बात को। अब एक सब बहुत बात बोलेंगे आपको हमारे, चूंकि हमें साहब को जाना है, तो मैं एक चुटकुला सुना के जाऊंगा। सब ज्ञान देंगे आपको, बहुत ज्ञान देंगे। फाइनली जो ज्ञान देंगे आपको वो ये होगा कि टेक्स्ट बुक पढ़ो। अभी जैसे खान साहब, क्या आप, हाँ, वो बता रहे थे कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, और बाकी चीज़, जो चीज़ टेक्स्ट बुक में है वो कहीं नहीं। अब मैं पढ़ने का थोड़ा सा 2 मिनट में एक कहानी के माध्यम से बता देता हूँ। 5 मिनट का लेक्चर है और मेरा वो है।
बीच में क्या होता है, हम लोग भटक जाते हैं। वो कहीं से चुटका उठा करके ले आए, अजय माला, ज्ञान चक्षु, पता नहीं एक ही दिन में इतना ज्ञान आ जाएगा कि पता नहीं वो ले ही नहीं पाएंगे, वो कौन सा केलो नदी में प्रवाहित हो जाएगी। होता है ना, आप टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हैं, जो सिलेबस में है, एनसीईआरटी है या और भी जो टेक्स्ट बुक है, उसको ना छोड़ करके वो भटकाव की तरफ जाते हैं। ज्ञान होना शुरू हो जाता है तब दो चार के पास बैठते हैं। अरे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो भी वही एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की भी कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ है वो वही मैथ से आता है। हाँ, उसका थोड़ा वर्जन मतलब चेंज रहता है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो वही है। अगर आप 10th क्लास यानी 6th क्लास से लेकर के 10th 12th तक का अगर आप पढ़ लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, अब वहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर ग्रेजुएशन में पढ़ लिए तो उसी बुक को वही हम लोग हिस्ट्री में कौन सा पढ़ते हैं, जैसे साहब बता रहे थे के.सी. श्रीवास्तव, ये अरे 2-4 किताब को जो एनसीईआरटी है उसके साथ जो ऑथेंटिक बुक है उसको 2 किताब को पढ़ लो, उसी से काम चल जाएगा। कहता है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सब ज्ञान देता है लेकिन हम लोग बीच बीच में भटकते हैं। कोई दोस्त मिल जाता है उसके चक्कर में भटक जाते हैं, कोई और मिल जाता है उसके, ऐसे ऐसे आदमी लोग मिलेंगे रास्ते में आपको, इस मार्ग में जब चलेंगे, जो जीवन में कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया होगा वो आपको प्री मेंस इंटरव्यू सिलेक्शन कैसे नौकरी करता है वो इतना ज्ञान दे देगा कि आप धराशायी हो जाएंगे। ऐसे लोग को ऐसे समाज में भी लोग मिलते हैं जिसका खुद का घर नहीं होगा लेकिन वो वास्तु जरूर जानता है। जो कभी नहीं पढ़ा होगा वो भी तुमको पढ़ने की सारी कला बता देगा। ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं राय बहादुर रायचंद, जिसका काम होता है बिना मतलब सजेशन देना, बिना मांगे ज्ञान देना। मिलता है ना, किसको नहीं मिला? मिला, सबको मिला, मिलेगा तो शुरू किए हुए। तो मत लेना, ज्ञान लेना होगा इधर से ले लेना, आपके गुरुजी लोग हैं उनसे ले लेना, उनसे मत लेना। तो ये राय बहादुर रायचंद्र से बच के रहना। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो किसी से ज़्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक है वही। एक कहानी है छोटा सा, एक बहुत बड़े एक हास्य कवि हुए, उन्होंने ही इसको सुनाया था। बोला ऐसा होता है कि सजेशन दे देता है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्या करें नहीं करें। तो यहाँ की सबसे अच्छी मिठाई का दुकान कौन सा है? क्या कौन सा है भाई? अच्छा जो भी है, चलो मान लेना उसी का है, प्रचार करता हूँ। वो बोला एक दुकानदार जो है, देखो कैसे कैसे राय बहादुर रायचंद समस्या का पीछा करेगा आपको और फाइनली क्या होगा वही मैं बता रहा हूँ, उसी पे आना। एक दुकान खोला मिठाई का एक आदमी, उसमें बोर्ड पे लिखा है हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती। ठीक है, हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको टीचर ने बता दिया कि एनसीईआरटी और यही पढ़ना है, इसी से रिलेट कर रहा हूं, और आपने पहली बार बांध लिया कि वही पढ़ना है। लेकिन बीच में जब राय बहादुर आते गए और आप भटकते गए और फाइनली फिर क्या हुआ वो देख लीजिए। लिखा हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। बोले बढ़िया भाई, दुकान सज गया, काउंटर सज गया, लोग आने लगे, मिठाई लेने लगे, खाने लगे। अगले दिन एक राय बहादुर आए, कहता ये बताओ दुकानदार, ये दुकान किसका है? कहता हमारा है। अरे हमारा है तो हमारे लिखने का क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है क्या? बोला नहीं। इतना लॉजिकल समझाएगा आपको कि आप भ्रमित हो जाइएगा। बोला इसको मिटाओ, तो मिटा दिया। कहता यहाँ मिठाई, अब क्या बच गया? यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती। अगले दिन एक और प्रकट हुई, ये कौन सा चौक है? कहता ये घंटाघर चौक है।
अरे वो तो सभी जानता है, तो यहाँ लिखने का क्या मतलब है? तो यहाँ को भी मिटाओ, मिट गया। अब क्या बच गया? ताजी मिठाइयाँ मिलती है। अगले दिन एक और प्रकट हुए, ये ताजी मिठाइयाँ मिलती है मतलब तुम बासी बेचते हो? बोलता नहीं, मैं ताजा बेचता हूँ। ये ताजी लिखने से लोगों को डाउट क्रिएट होता है, इसलिए इसको मिटाओ। तो उसको मिठा दिया। अब क्या बच गई? मिठाइयाँ मिलती है। अगले दिन एक और प्रकट हुए, कहता ये दुकान किस चीज का है भाई? कहता मिठाई की है। तो साग बैगन थोड़ा ना मिलेगा यहाँ, तो मिठाई ना मिलेगा। इस लिखने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, मिटाओ इसको। तो क्या हो गया? मिट गया। अब क्या बचा? मिलती है। ताली हो जाओ। अगले दिन एक और प्रकट हुए, कहता मिलती है मतलब फोकट में देते हो? कहता नहीं नहीं, पैसा लेके देते हैं। तो बोले इसका क्या मतलब है? मिटाओ इसको। वो भी मिटा दी। अब क्या बच गया? है। अगले दिन एक और आ गया, कहता शटर खुला है, शोकेस में मिठाई है, तो मिठाई ना रहेगा। तो है का क्या मतलब? मिटाओ। तो वो भी मिटा दिया। पूरा बढ़िया सा बोर्ड क्या हो गया? साफ हो गया। ऐसे ही साफ करेगा, समझ गए? अरे इस पे भी हो तब तो गनीमत भाई। अगले दिन एक और राय बहादुर आ गए। वो क्या हुआ? कहता कितना सुंदर बोर्ड है, कितना सुंदर शोकेस है, तुम क्यों नहीं यहाँ लिखवाते हो हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है? अब अगर कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट? तो समझ लेना, गुरुजी लोग को छोड़ना मत, सिलेबस को छोड़ना मत, बुक को छोड़ना मत, नहीं तो केलों में प्रवाहित हो जाओ। ठीक है? केलों। यही मुझे बोलना था। और जीवन में संघर्ष करना सीखो, संघर्ष से डरो मत। हार को हरा दो, हार को हरा दो, जीत जाओ। वही होता है। थोड़ी तकलीफ आएगी। अरे यार, जब तक भगवान रामचंद्र भी 14 साल वनवास गए ना, तभी वो भगवान कहलाए। नहीं तो अयोध्या में रहते तो राजा ही कहलाते, भगवान नहीं कहलाते। आज हम लोग भी अगर नहीं तपे होते ना, तो आपके रायगढ़ में नहीं होते, कहीं और होते। समझ रहे हैं ना? इसलिए आज के लिए मैं तो इतना ही बोलूँगा। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी और क्लासेस होंगे। एक क्वेश्चन आया है मेरे लिए, ये है IAS, ये क्या है? लेने के लिए 10th से क्या विषय लेना चाहिए? UPSC देने के लिए कोचिंग जरूरी है? IPS उदित पुष्कर जी का टाइम टेबल। ओके, वो तो लास्ट वाला तो वो साहब ही बता देंगे। दूसरा है, पहला क्वेश्चन जो था कि वो 10th के लिए था, 11th के लिए। आप सबसे पहले ग्रेजुएशन करिए। अगर जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, साइंस में अगर है, मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो उसे ग्रेजुएशन करिए। मतलब उसे एटलीस्ट +3 का डिग्री लेना पड़ेगा ग्रेजुएशन की, तभी आप अपेयर कर पाएंगे। इंजीनियरिंग का तो इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर आर्ट्स से आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उससे आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपकी मन स्थिति कैसी है और आप किस में आपको रुचि है, तो उसमें कोई बाधा नहीं। UPSC के लिए कोचिंग जरूरी है। देखिए, जरूरी भी है और नहीं भी है, मैं दोनों इसका उत्तर दूंगा। जरूरी इसलिए है कि चीज़ें कभी कभी जरूरी इसलिए हो जाती है कि चीज़ें हमको जल्दी जल्दी मिल जाती हैं, और कब जरूरी नहीं पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा कि अगर आपके पास कोई गाइडेंस करने वाला है जो ये बता दे कि बाबू भटकना मत, तो कोई ज़रूरी नहीं है वही बुक सब लोग पढ़ता है बहुत सिंपल वे में। तो आपको आंसर राइटिंग होना चाहिए, कोई एक गाइडेंस होना चाहिए, ताकि आप भटके नहीं, आपको सही रास्ता वो दिखाते रहे।
तो यही था। तो एक लास्ट में मैं आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूँ, याद रखना। तूफानों से आंख मिलाओ, आप ही लोगों के लिए है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। थैंक यू।